हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिमिटेशन एक्ट यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि इसको टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें टोटल 32 सेक्शंस हैं। तो पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। फ्रेंड्स, पार्ट 2 बात करता है लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन, यानी कि सूट्स पे, अपील पे और एप्लीकेशन पे लिमिटेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे लगेगा, उसके रूल्स के बारे में बताएगा। पार्ट 2 फ्रॉम सेक्शन 3 से लेके आपका सेक्शन 11। सेक्शन 3 जो है आपका वो बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। सेक्शन 4 एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज, जब न्यायालय बंद रहता है, जिस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो रहा है, तो वो दिन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लीगल डिसेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम अच्छे से लीगल डिसेबिलिटी को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 7 डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन, स्पेशल एक्सेप्शंस, continuous running of time, suits against trustees and their representative, and suits on contract entered into outside the territories to which the act extends। ये सेक्शन 3 से सेक्शन 11 तक पार्ट 2 में आता है। ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3, 4 एंड 5 की, और बाकी सेक्शंस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे देखते हैं सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है। यह है बार ऑफ द लिमिटेशन। बेरेट कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24, जो सेक्शन 4 से लेकर 24 तक इंक्लूसिव, यानी कि यहाँ तक जो दिया गया है लिमिटेशन पीरियड के बारे में। तो जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है या कोई अपील, देखिए यहाँ पे हमने बात कर चुके हैं किस किस पे, अपील पे, आपके सूट पे और आपके एप्लीकेशन, इन तीनों पे ये एक्ट लागू होता है। एंड इट मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस, यानी कि जब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाए, अगर फिर आप कोई सूट लेकर आते हैं, कोई अपील करते हैं या एप्लीकेशन लेकर आते हैं, तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उसे डिसमिस कर दिया जाए। आप यहाँ देखिए एक बात लिखिए कि आल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस, चाहे डिफेंडेंट ने वहां पे लिमिटेशन को अपना डिफेंस लिया हो या ना लिया हो, यानी कि अदर पार्टी ने इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि भाई अब जो मुझ पर मुकदमा किया जा रहा है ये गलत है, ये लिमिटेशन पीरियड खत्म हो चुका है, उसको एज ए डिफेंस नहीं लिया है अपोजिट पार्टी ने, तो भी न्यायालय की ये ड्यूटी बनती है कि वो लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद उसे डिसमिस कर दे। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट सूट इज इंस्टीट्यूटेड, यानी कि सूट कॉन्स्टिट्यूट कब माना जाएगा, इन एन ऑर्डिनरी केस द व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड। देखिए यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की यहाँ पे, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि प्लेंट आपका प्रेजेंट किया है, आपने आपने अपनी तरफ से न्यायालय में प्रेजेंट कर दिया, दे दिया किसी प्रॉपर ऑफिसर को। हमने ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, वहाँ हमने देखा था कि हम प्लेंट कैसे देते हैं किसी कोर्ट में और कैसे कोर्ट उस पर एक्शन लेता है, यानी कि वो एक रजिस्टर में आपका सूट रजिस्टर करता है और एक सिविल सूट नंबर दे देता है आपके मुकदमे को। लेकिन वो चाहे जब भी दे, लेकिन जब आपने प्लेंट वहाँ पे एक बार प्रेजेंट कर दिया तो उसी दिन से उस सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, यानी कि वो दिन आपका लिमिटेशन पीरियड से बाहर हो जाएगा।
ये नहीं है कि उस दिन को लिमिटेशन पीरियड में ही कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं, उसी दिन से आपके मुकदमे को माना जाएगा कि आप न्यायालय में अपना मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। फिर बात करता है कि इन केस ऑफ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज ए पॉपर इज मेड। देखिए, जब पॉपर के, यानी पॉपर क्या होता है आपका, गरीब आदमी, इंडिजेंट पर्सन, जिसके पास मुकदमा लड़ने के लिए कोई भी आर्थिक हालात नहीं होते हैं, उसे हम पॉपर बोलते हैं। तो जब वो अपनी कोई एप्लीकेशन देता है न्यायालय में कि जनाब मेरे पास कुछ नहीं है कि मुकदमा लड़ने के लिए, मुझे एज अ पॉपर केस फाइल करने की परमिशन दी जाए, तो जिस दिन वो एप्लीकेशन उसने वहाँ पे सबमिट कर दी है, उसी दिन से उसको केस को इंस्टीट्यूटेड या उस एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। और फिर बात करता है कि इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब कोई कंपनी, देखिए कंपनी एक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी को कोर्ट भी क्या कर सकता है, वाउंड अप कर सकता है, दो तरीके से होती है। और यहाँ पे जब कोर्ट वाउंड अप करता है या किसी भी तरीके से वाउंड अप होती है, तो वहाँ पे एक ऑफिशियल को, कोर्ट एक किसी ऑफिशियल को अपॉइंट करता है जो कि लिक्विडेटर होता है। ये जो पर्सन ऑथराइज होता है इसको लिक्विडेटर बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति ने अपना क्लेम ऐसी कंपनी के खिलाफ जो कि कोर्ट के द्वारा वाउंड अप की गई है, न्यायालय ने जो वाउंड अप किया है, और क्लेमेंट जो भी है आपका, उसने फर्स्ट सेंड हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिस दिन अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेज दिया, उसी दिन से वो लिमिटेशन पीरियड उसका सीज हो जाएगा। मतलब उसको आप ये नहीं बोल सकते, मान लीजिए जब वो न्यायालय में पहुंचा तब तक लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन विद इन लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले ही उसने अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेज दिया था, तो उस हालात में उस पर लिमिटेशन पीरियड की वजह से बार नहीं होगा, यानी कि वो वहां पे अपना मुकदमा आगे दर्ज कर सकता है। फिर ये बात करता है कि एनी क्लेम बाय विच अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सूट एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। देखिए यहाँ पे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात कर रहा है ये। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ये आपने पढ़ा होगा सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज में, हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो ऑर्डर 8 यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो पढ़ा था सिविल प्रोसीजर कोड में। और काउंटर क्लेम भी, जो काउंटर क्लेम है ये ऑर्डर 8 रूल 6 से है, और सेट ऑफ है आपका ऑर्डर 8 रूल 6। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीपीसी के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों ही ऐसी प्रक्रियाएं हैं जब प्लेंटिफ किसी डिफेंडेंट के ऊपर मुकदमा करता है, यानी कि प्लेंटिफ किसी व्यक्ति पे मुकदमा करता है, वो डिफेंडेंट हो जाता है। तो जब प्लेंटिफ अपने ऊपर किए गए क्लेम के अगेंस्ट में कोई काउंटर क्लेम करता है, मान लीजिए ए बी के ऊपर मुकदमा करता है कि इसने मुझे 10,000 रुपये देने थे, तो बी ने कहा जी 5,000 तो मेरे भी देने हैं, तो वो आपका सेट ऑफ हो गया। काउंटर क्लेम हो गया कि जब आपका कोई अदर्स क्लेम, सेम पार्टीज लेकिन एक दूसरे पे क्लेम करती हैं, यानी कि ए ने बी के ऊपर कुछ क्लेम किया तो बी ने भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में ही ए के ऊपर वापस से क्लेम कर दिया। ठीक है। सेट ऑफ दो तरह का होता है, एक लीगल सेट ऑफ, एक इक्विटेबल सेट ऑफ। हम इसके साथ डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप वहाँ पे देख सकते हो। ये डिफेंडेंट के राइट होते हैं जब वो प्लेंटिफ के ऊपर काउंटर अटैक कर सकता है, उसके ऊपर अपने रिटर्न स्टेटमेंट में एलिगेशन लगा सकता है, उससे डिमांड कर सकता है रिलीफ की। तो लिमिटेशन एक्ट में इनका क्या रोल है कि एनी क्लेम बाय द वे ऑफ अ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट, इसे अलग मुकदमा ही माना जाता है। ये प्रोविजन सीपीसी में इसलिए दिया गया है ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट ना हो, मुकदमों की संख्या न्यायालय में ना बढ़े। एंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, कब माना जाएगा उसको इंस्टीट्यूटेड, इन केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डे एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। जैसे ही आपने सेट ऑफ प्ली कर दिया है उसी दिन से उसको इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। जिस कॉज ऑफ एक्शन पे आपने प्ली ली है, प्ली किया है सेट ऑफ,
उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर लिमिटेशन पीरियड उस दिन तक कैलकुलेट नहीं होगा, उसके बाद होगा। मतलब अगर वो आपका लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आ रहा है तो वहां पे लिमिटेशन बार हो जाएगी, आप केस कर सकते हैं। सेम आपका काउंटर क्लेम पर भी होगा कि जिस डेट को काउंटर क्लेम कर देते हैं उसी दिन से उसे एक सेपरेट सूट के तौर पे इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to proper officer of the court। देखिए, जब हाई कोर्ट के मोशन में कोई एप्लीकेशन मूव की जाती है तो जिस दिन वहां आपने न्यायालय के किसी अधिकारी को, प्रॉपर ऑफिसर जो अपॉइंट कर रखा है, उसको एप्लीकेशन दे देते हैं तो उसी दिन से वो एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट मानी जाए। अब चलते हैं सेक्शन 4 पे, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज। देखिए, अब मान लीजिए भाई आप बोले कि 2-3 साल का इस पे लिमिटेशन पीरियड था, मेरे आज 3 साल पूरे हो रहे हैं और आज के दिन कोर्ट बंद है, तब क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, where the prescribed period of any suit, appeal or application expires on a day when court is closed। मान लिया जाए आपका तीसरा साल जो है, मान लीजिए कि आपका किसी का जो आपका सूट है उसका लिमिटेशन पीरियड 10 जून को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो 10 जून को ख़त्म हो रहा है और 10 जून को उस दिन कोई या तो संडे है आपका, ठीक है, या आपका कोई भी हॉलीडे है। ठीक है, अगर उस दिन संडे या हॉलीडे किसका है? कोर्ट का है। तो भाई आप उस दिन तो नहीं कोर्ट में जा सकते, आपका 3 साल के अंदर जाना है आपको एक्सपायर होने से पहले। लेकिन जिस दिन आपका हो रहा है दिन कंप्लीट, एक्सपायर हो रहा है आपका लिमिटेशन पीरियड, उस दिन तो कोर्ट बंद है। तो द सूट, अपील और द एप्लीकेशन जिसका लिमिटेशन पीरियड उस दिन एक्सपायर हो रहा है मे बी इंस्टीट्यूटेड, प्रेफर्ड और मेड ऑन द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन। तो इनके नेक्स्ट डे जब भी आपका कोर्ट खुलेगा, यानी 10 जून को तो एक्सपायर हो रहा है, अब मान लीजिए 11 को, 12 को, या जब भी इसके फर्दर जिस डेट को भी आपका कोर्ट रीओपन होगा उस दिन आप अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही मानी जाएगी। इसमें एक्सप्लेनेशन हम इसको समझते हैं। The court shall be deemed to be closed on any day within the meaning of this section if during any part of its normal working hour it remains closed on that day। ठीक है, मान लीजिए किसी उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स में वो क्लोज रहता है उस दिन जिस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है। अभी सेक्शन 5 को देखते हैं। ये बात करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। देखिए, आपका जो प्रिस्क्राइब पीरियड दिया गया है लिमिटेशन एक्ट में, उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है? एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। देखिए, ऑर्डर 21 जो यहाँ पे है ये किसकी बात करता है? जो ऑर्डर 21 है ये आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करता है। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या होता है कि जब कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री दे दी और जो आपका जजमेंट डेटर है उसने आपके उस काम को पूरा नहीं किया, यानी कि द डिक्री होल्डर इज अनेबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द डिक्री। ठीक है, वो जो चाहिए मिलना चाहिए था न्यायालय के हिसाब से उसे वो नहीं मिल पा रहा है तो न्यायालय में वापस आता है। तो कैसे एग्जीक्यूट हुई वो बताया गया सीपीसी के ऑर्डर 21 के अंदर। ठीक है, इसका भी वीडियो लिंक जो है मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता लगेगा कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। एंड मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द, देखिए ये क्या कह रहा है कि इट मे बी एडमिटेड, इसको आप एडमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म हो गया है, इफ द एपिलेंट और द एप्लीकेंट सेटिस्फाइज द कोर्ट that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। यह एक कंडोनेशन ऑफ डिले की आपने एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा। तो जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है वो दी जाती है और आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि मैं जेन्युइन रीजंस की वजह से
आई वॉज अनेबल टू इंस्टीट्यूट द केस टू फाइल अपील और एप्लीकेशन। भाई मेरे पास जेन्युइन रीजन थे, इसी वजह से मैं अपील नहीं कर पाया था, मेरे इस मुकदमे को ले लिया जाए। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा, उसको एक्सटेंड कर देगा आपके पीरियड को, एक्सेप्ट कर लेगा आपके केस को। यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दी गई है बेर एक्ट में कि द फैक्ट दैट appellant or the appellant was missed by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। जब कोई भी एपिलेंट यानी कि जो अपील करने वाला है या एप्लीकेंट जो कोई एप्लीकेशन मूव कर रहा है वो मिस्ड बाय एनी ऑर्डर और प्रैक्टिस और जजमेंट, देखिए हाई कोर्ट के किसी ऐसे ऑर्डर से जो पहले कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोई ऐसी प्रैक्टिस जो हाई कोर्ट में है, या कोई ऐसा पुराना जजमेंट कोर्ट का जिसके से वो मिसलीड हो गया है, किसके, हाई कोर्ट के किसी फैसले की वजह से वो मिसलीड हो गया है। इन ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। और अगर वो चीज़ प्रूव कर पाता है कि जो मैं लिमिटेशन पीरियड मुझे कैलकुलेट करना था, कंप्यूट करना था, वो मैं हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर या प्रैक्टिस या किसी जजमेंट की वजह से मिसलीड हो गया हूँ, लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड करने के लिए एक सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके नेक्स्ट हम सेक्शन 6 से 11 तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है, तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।